गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या मैं लाइव हूँ? बताया नहीं आप लोगों ने लाइव हूँ कि नहीं हूँ। चलो अच्छा, मुझे तो ध्यान ही नहीं दिया। तुषार जी आए थे, तुषार जी लाइव करके चले गए, हमें मालूम ही नहीं चला कि कब तुषार जी ने लाइव कर दिया। चलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए वो 1 से 2 मिनट में लाइव आइए। और बड़ी ठंड सी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली में, तो आप लोगों के यहाँ सर्दी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है ये बताओ। हाँ जी, सर्दी स्टार्ट हुई है कि नहीं, वो थोड़ा ध्यान रखना ठंड वंड का, बड़ा यहाँ तो ठंड सी बढ़ गई है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो स्टार्ट हो गई। ठंड नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा कल से बढ़ी हुई है ठंड इधर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था पीरियोडिक टेबल, राइट? वही चल रहा था, पीरियोडिक टेबल ही चल रहा था। केमिस्ट्री की क्लास है तो केमिस्ट्री की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे, फिर आज की क्लास में आगे चलेंगे। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, ठीक है? जल्दी से आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे, हमने कैसे क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। पीरियोडिक टेबल, ओके, थैंक यू बरोत जी आपका नाम यही ना। चलो सुनो, पीरियोडिक टेबल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी, वो दी थी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पे। उसके बाद आए थे कौन? मेंडलीव की कुछ कमजोरियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ अवगुण थे प्रॉपर्टी के। उन्हीं कमजोरियों को, उन्हीं जो डीमेरिट थे, उनको दूर किसने किया था? हेनरी मोजले जी ने किया था। और हेनरी मोजले जी ने क्या दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो आज भी आप पढ़ते हो, उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। कब दिया था? 1913 में, 1913 में, 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया था। किसके द्वारा? हेनरी मोजले के द्वारा। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था पीरियड कितने होते हैं, जल्दी बताओ। आवर्त कितने होते हैं? तो 7 पीरियड होते हैं। काउंट करना आता है? काउंट करवा दिया था ना किसे? ऐसे वाले, ये वाले पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप समूह है कितने हैं? तो ग्रुप है टोटल 18। कौन से वाले? ऐसे वाले ग्रुप, ऐसे वाले ग्रुप। फिर कितने ब्लॉक में बंटी हुई है? 4 ब्लॉक में बंटी हुई है। कौन कौन से? SPDF। फिर मैंने बताया था SPDF ही ब्लॉक के नाम क्यों रखे? क्योंकि इनका जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो S वालों का S ब्लॉक वालों का S ऑर्बिट में जाएगा, P वालों का P ऑर्बिट में जाएगा, D वालों का D में, F वालों का F में, इसलिए इनका नाम पड़ गया था। हाँ जी, बिल्कुल लाइव क्लास है। अब बताओ यार, आप लोगों के इस बात का ना जवाब दो। आज मैं 2:30 बजे वाले में पढ़ा रही थी साइंस स्पेशल 15 में, एक बच्चा था, उसका नंबर ही मैंने निकलवाया था। मन तो कर रहा था मैं उसको सामने आया तो मुझे चांटा मारूं। बाकी के बच्चों को भड़का रहा है कि लाइव क्लास नहीं है। नाम बताती हूँ आपको, उनका नाम भी है, रुक जाओ, क्या नाम था उनका? हाँ, पुष्कर यादव। पुष्कर यादव अगर आप सुन रहे हैं ना, तो प्लीज आप किसी भी दिन ब्लॉक हो सकते हैं मेरे से, फिर मत कहिएगा, क्योंकि बच्चों को भड़काने का काम यहाँ पर कोई वो नहीं चल रहा है, यूनियन बनाने का काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल लाइव क्लास है। मैं डेट भी लिख देती हूँ बोर्ड पे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, 29 नवंबर, ठीक है? आप तो यकीन हो गया होगा कि लाइव है कि नहीं है। रोज ही अगर ना बोलूं तो लाइव नहीं है ना? चलो, तो हेनरी मोजले जी ने 1930 में क्या दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है? और पीरियड कितने थे जिसमें? 7, ग्रुप कितने थे? 18, ब्लॉक कितने थे? 4। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये तो बता दिया था कि किस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। जल्दी से बताओ, एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप से बना हुआ है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, पहला और दूसरा। पी ब्लॉक कहां से बना हुआ है? आप सब याद है ना? अब 13 से लेकर कहां तक? 18 तक। डी वाला कहां से? 3 से लेकर 12 तक। मैम एफ ब्लॉक, तो बच्चा एफ ब्लॉक तो किसके? डी ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट्स को नीचे की तरफ खिसकाकर हमने क्या कर दिया था? डी के कुछ ब्लॉक के एलिमेंट्स को नीचे की तरफ खिसका के हमने एफ ब्लॉक बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं वो अलग हैं। क्या? तो एफ ब्लॉक में लिखेगा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और बेटा रेडियो एक्टिव तत्व कोई मामूली बात नहीं होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियो जो
जब भी क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको मालूम है, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगी है ना, आगे आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए। देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, ध्यान से सुनिएगा ठीक है, क्योंकि यहां पर अब थोड़ा सा मालूम होना चाहिए ना कि इनको अलग क्यों करा। तो उसका रीजन अगर कोई पूछ ले आपसे, आप किसी को पीरियोडिक टेबल पढ़ाने बैठे हो और आप उसको बोलो कि भाई साहब डी से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के हमने एफ में रख दिया, तो वो बोले ऐसा क्यों, वो बोले ऐसा क्यों, है ना, तो आप बताओगे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो कहेंगे ऐसा क्या था अलग कि आपने इसे डी से एफ में फेंका। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है। अब एटॉमिक मास बार बार तो बताऊंगी नहीं क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है ना बेटा, वो होते हैं अनस्टेबल एलिमेंट। वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। और अनस्टेबल का मतलब होता है वो अस्थायी होते हैं। अब एक बात बताओ, इस यूनिवर्स का एक लॉ है, एक इस नेचर का, प्रकृति का एक नियम है, कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं होना चाहती, कोई भी चीज अस्थायी नहीं होना चाहती। जैसे आप लोग हो अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? ताकि आप स्टेबल हो जाओ, है ना। हर कोई इंसान स्टेबल होना चाहता है, ऐसे ही एलिमेंट्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई साहब हमारा ये एटॉमिक मास थोड़ा सा कम हो जाए। कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा, तो कम होते ही मैं क्या बन जाऊंगा? मैं स्टेबल बन जाऊंगा, मैं स्थायी बन जाऊंगा। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? ये अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, ये अपने आप टूटते रहते हैं बेटा। और जब टूटते हैं तो कुछ इनका एटॉमिक मास है वो रेज की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। किसकी फॉर्म में? रेज की, विकिरणों की फॉर्म में। जैसे कौन कौन सी रेज? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। और बाद में जब इनका कुछ एटॉमिक मास रेज के रूप में, विकिरणों के रूप में बाहर निकल जाता है तो इनका एटॉमिक मास कम हो जाता है, और कम होने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल, स्थायी हो जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरा सेंटेंस, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है। और वो स्टेबल होने के लिए कुछ एटॉमिक मास को रेज की फॉर्म में निकालते हैं, विकिरणों की फॉर्म में अपने आप से एमिट करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। और बाद में उनका एटॉमिक मास कम हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिनका स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं वो, और जिनसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज निकलती हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब बच्चों आप जानते हैं कि गामा रेज तो बड़ी हानिकारक होती हैं। गामा रेज से कैंसर हो भी सकता है, और गामा रेज कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आती है। दोनों पॉइंट है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फोड़े गए थे, है ना, आज भी धरती के नीचे वहां पर यूरेनियम, प्लूटोनियम थोड़ा सा दबा हुआ है, और वो अपने आप निकलता, और वहां के लोगों को स्किन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर आज भी होता है। तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, ये सब क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज इनसे अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती रहती है। तो आप सोचो ना कि बेचारे यहां पर कहां चला गया वो, मैं ये इमेज आपके लिए डाउनलोड कर रही थी, कौन सी इमेज से आपको समझाऊंगी ये चीज। चलो अब सुनो यहां पर कि अब देखो बेचारे इस यहां पर, इसमें देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये इतनी मेटल्स, इतनी प्यारी प्यारी मेटल्स बैठी हैं जिनको आप दिन रात काम में लेते हो, और इनके बीच में आपने ये भर दिए। और ये क्या है? ये मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फिर यहां से अलग करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट को नीचे छोड़ दिया और 2 सीरीज बना दी, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स। आज बात करेंगे इसके ऊपर। तो आप याद रखिएगा कि क्या आप बताएंगे बेटा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं, बिकॉज उनका एटॉमिक मास ज्यादा है, इसलिए इनको, इनके साथ इनकी प्रॉपर्टी का मिलान नहीं हो रहा था, मैच नहीं खा रही थी, तो इनसे नीचे की तरफ खिसका के हमने एफ ब्लॉक बना दिया। एक रीजन। दूसरा रीजन, पीरियोडिक टेबल को एक पेज पे रखने के लिए हमने इन्हें नीचे की तरफ डाल दिया। ये 2 रीजन थे एफ ब्लॉक के बनने का, ठीक है। बाकी मैं आपको रेडियो एक्टिविटी सेपरेट पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो। ये सिर्फ इन जनरल बताया है ताकि आपको समझ में आए कि क्यों डी से एफ ब्लॉक बना।
बनाना मजबूरी थी आपकी, ठीक है। तो ये SPDF ये ब्लॉक की बात होगी, ये इनमें ग्रुप की बात होगी, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे पीरियड की। हाँ, मैंने दो चीज छोड़ी थी आपके लिए। डी ब्लॉक के अंदर क्या छोड़ा था मैंने कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, बताया था ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रांजिशन। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको संक्रमण तत्व बोलते हैं, एफ ब्लॉक में होते हैं उन्हें इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इंटरनल ट्रांजिशन ये बेटा समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताएंगे आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। जब SPD फिर इनका साथ में क्योंकि ये चीज ना आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा। तो मैं सोच रही हूँ पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दूं, फिर वो चीज समझाऊंगी तो अच्छे समझ में आएगा। इसको साइड में बॉक्स में लिख के छोड़ देना कि मैम को बताना है ये चीज, समझ अभी आएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा समझ में ये चीजें, ठीक है। पहले चलते हैं हम किसकी बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड की बात करते हैं, आवर्त की बात करते हैं। तो इन पीरियड्स के कुछ नाम रखे गए हैं। हाँ, मैं बताऊंगी। पुष्पा जी बोल रही हैं ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बताया। अरे पुष्पा रुक जाओ यार, पुष्पा आई हेट टीयर्स, है ना, आई हेट कमेंट्स, है ना। सुनो, सॉरी, एटॉमिक नंबर किसका पूछ रहे हैं, एटॉमिक नंबर। अरे भाई रुक जाओ, एटॉमिक नंबर 1 का पूछने से कुछ नहीं होगा, सब याद करने पड़ेंगे आपको। एटलीस्ट 30-40 तक तो वैसे ही याद होने चाहिए। सुनो, क्या ये सारे डाउट है ना, ये मुझे पता है, सब सारी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सामने वाली ट्यूबलाइट बंद करवा दूं ना, क्योंकि वो पढ़ रहा है। ओ सॉरी यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, अब नहीं पढ़ रहा होगा। हाँ चलो सुनो, मैंने ट्रांजिशन इंटरनल ट्रांजिशन वाला थोड़ा सा स्किप किया है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अभी जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको समझ में आ जाएगा, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ सब लोग एक साथ समझे। सुनो, जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की बात करते हैं तो कितने पीरियड है टोटल बताओ, 7 पीरियड्स है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जो फर्स्ट पीरियड है, पीरियड नंबर 1, यहां लिखोगे पीरियड, आवर्त की संख्या, ये फर्स्ट वाला लिख दो। फिर यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। अब पीरियड में नंबर देखना है। पहले तो हमने ब्लॉक में देखे थे भाई, परसों क्लास पढ़ा के गई थी शनिवार को, उसमें क्या बताया था, उसमें मैंने यही तो बताया था कि एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, याद तो है ना किसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं, ये तो किसे बताया था, ब्लॉक में बताया था। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हिंदी में लिखोगे तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या। और एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, पीरियड के नेम भी हैं, इनके नाम भी दिए गए हैं। आवर्त नाम लिखेंगे, पीरियड नेम आवर्त नाम। कैसे, एक पढ़ाऊंगी सब समझ में आ जाएगा। सुनो, सबसे पहला पीरियड, पीरियड नंबर 1, 7 है ना, पीरियड नंबर 1। अब 1 में पीरियड कैसे होते हैं, ऐसे वाले ना, ये वाले ना। अब आप खुद बताओ देख के बोर्ड पे, ऐसे तो पीरियड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताओ 1 में कौन कौन से कितने एलिमेंट दिख रहे हैं। शायद मेरी वाली आंखों से देखोगे तो आपको 1 में 2 ही दिखेंगे, ये देखो, ये रहा 1, पीरियड नंबर 1। कितने एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, इधर हीलियम। तो लिखो पीरियड नंबर 1 में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2, एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। हाइड्रोजन की लोकेशन और हीलियम की लोकेशन पूछी जाती है। सुनो, हीलियम कहां है, टॉप राइट कॉर्नर में, ये राइट हैंड है ना मेरा, और टॉप राइट में। सॉरी, हीलियम कहां है, टॉप राइट में। हाइड्रोजन कहां है, टॉप लेफ्ट में। तो कभी कभी ये थके हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, सबसे ऊपर बाएं कॉर्नर में है। ये कहां है, टॉप राइट कॉर्नर में, सबसे ऊपर की तरफ और दाहिनी दिशा में है। क्लियर है। अब बेटा इसमें 2 ही एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, वेरी शॉर्ट पीरियड या वेरी स्मॉल पीरियड। स्मॉल है, ये छोटा है, तो इसका नाम लिखेंगे वेरी स्मॉल पीरियड। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन से पीरियड को वेरी स्मॉल पीरियड, बहुत ही छोटा, या लिख सकते हैं अति लघु आवर्त, हिंदी में लिखा जाता है अति लघु आवर्त, बहुत छोटा आवर्त, अति लघु आवर्त। चलिए अब चलते हैं दूसरे पे, पीरियड नंबर 2। 2 में आप लोग काउंट करोगे, मैं नहीं काउंट करूंगी, आप बताओ, ये है 2 वाला, काउंट करो कितने हैं,
1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। किसी भाई साहब के 10 तो नहीं आ रहे होंगे, किसी भाई साहब के 10 तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? 10 सॉरी 8। दूसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब आप इनके सिंबल या नाम याद करने की जरूरत नहीं, वो मैं याद करवाऊंगी। इसमें 8 है, इसलिए बेटा ये सीक्वेंस याद करनी है, इसी से एटॉमिक नंबर याद होगा। ये सीक्वेंस ऐसे नहीं लिखवा रही हूं, इसी से मैं एक ट्रिक बताऊंगी एटॉमिक नंबर याद करने की। इसे कहा जाता है स्मॉल पीरियड, इसे कहा जाता है स्मॉल पीरियड। हिंदी में बोलेंगे लघु आवर्त, वो है अति लघु, लघु आवर्त। नेक्स्ट पे आइए, तीसरा पीरियड। तीसरे में आप खुद बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। ये तीसरा है सोडियम वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दूसरे और तीसरे में कितने कितने हैं? 8 है। क्लियर है? तो लिख दो, इसमें भी कितने हैं? 8। तो इसका भी नाम क्या पड़ेगा? स्मॉल पीरियड पड़ेगा। क्या पड़ेगा? स्मॉल पीरियड पड़ेगा। लघु आवर्त नाम पड़ेगा इसका भी, लघु आवर्त नाम पड़ेगा। यस मैम, पड़ गया। चलो अब चलो अगले पे, चौथे पे। चौथे के आप लोग काउंट करोगे, मैं नहीं काउंट करूंगी, आपके सामने है यहां से। चलो करो। फोर्थ कौन सा हो गया? ये हो गया 2 3 4। कहां से स्टार्ट हो रहा है? पोटेशियम से, और इधर क्रोमियम पे खत्म हो रहा है। काउंट करो बेटा कितने हैं, जल्दी काउंट करो, बताओ कितने हैं। सबने बता दिया 18, बिल्कुल शाबाश। इसमें कितने हैं? 18। 18 है तो थोड़े ज्यादा है, तो इसे कहा जाता है लार्ज पीरियड। इसे क्या कहा जाता है? लार्ज पीरियड। दीर्घ आवर्त थोड़ा सा बड़ा, दीर्घ आवर्त। चलो अगले पे चलते हैं, पांचवें पे। पांचवें में आप काउंट करोगे, अगेन पांचवा रुबीडियम से स्टार्ट है और जिनोन पे खत्म है। बेटा चौथे और पांचवें में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों में तत्वों की संख्या बराबर होती है। तो इसमें भी 18, इसमें भी 18। ये याद करने हैं आपको, दूसरे तीसरे में 8 होते हैं, तीसरे चौथे में 18 होते हैं, पहले में 2 होते हैं। क्यों याद करने हैं? क्योंकि इनसे एटॉमिक नंबर याद होगा आपको। ठीक है, तो पांचवें में अगेन क्या लिखेंगे? 18। नाम क्या लिख दोगे इसका भी? लार्ज पीरियड। हिंदी में क्या लिख दोगे? सेम, दीर्घावर्त लिख दोगे। आइए जी छठे पे आइए। अब छठा जो भाई साहब बताएगा वही मेरी नजरों में अच्छा स्टूडेंट है। ये है छठा। चलो इसके एलिमेंट्स की संख्या बताओ, मैं देखना चाहूंगी कौन सही बता रहा है। एक भाई साहब का 17 आ रहा है, बहुत गलत है। चलो छठे में बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। मैं आप लोगों का आंसर चेक करूंगी, ठीक है? बताओ। एक कह रहे 12। 12 कहां से आगे बे? नींद में रहो, नींद से जागो, पानी वानी पियो थोड़ा। 32, यस शाबाश। सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, 32 32 32। या तो देख के आ रहे होगा आपस में। एक का 17 भी आ रहा है। वाह जी वाह, 17 वालों, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या? कितनी बार कहा है कि यहां से निकल के नीचे एलिमेंट फेंके गए हैं। तुम लोग बातें ढंग से सुनते नहीं हो, इसे तुम लोगों के डाउट रहते हैं। आप काउंट करो, 1 2 3, तीसरे का यहां बैठा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 तो ऊपर के हो गए। फिर मैंने कहा था ये कलर इससे मैच करता है तो ये इसी के एलिमेंट है, तो 18 तो यही है। अब इस लेंथेनियम को तो यहां काउंट कर लिया, खाली पड़ा ना इसका, ये रहा। अब ये काउंट करो, ये 14 और होते हैं, 14 होते हैं। तो अब बताओ 18 और 14 कितने होंगे? 32। तो इसमें 32 एलिमेंट होते हैं, और इसमें 32 है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वेरी लॉन्ग पीरियड। इसका नाम वेरी लार्ज पीरियड, सॉरी वेरी लार्ज पीरियड। अति दीर्घ आवर्त लिखेंगे, अति दीर्घावर्त। कतई बड़ा है यार ये, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट कौन सा? लास्ट पीरियड। अगेन काउंट करो, लास्ट वाले में कितने आएंगे? अब तो कर लोगे ना। 32। अगेन 32 कैसे आया? तो बेटा 18 तो ये रहे, 18 तो ये रहे, काउंट करोगे तो यहीं का तो एक नीचे बैठा एक्टिनियम, और फिर 14 ये, तो 18 और 14 कितना हो गया? 18 और 14 हो गया है मैम 32। तो इसका भी नाम क्या पड़ेगा? वेरी लार्ज पीरियड। इसका भी नाम क्या पड़ेगा? वेरी लार्ज पीरियड। लेकिन याद रखिएगा बेटा, हिंदी में लिखना अति दीर्घावर्त। याद रखिएगा, जो 7वां पीरियड है उसे कहा जाता है अपूर्ण आवर्त। ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट पीरियड।
इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि बेटा इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई भी नया एलिमेंट की खोज हो गई तो हम उसे किस में ऐड करेंगे? 7वें में। ये नहीं कि तुम हाइड्रोजन के बगल में ले जाके बैठा दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनमें छेड़खानी नहीं कर सकते। इनमें करोगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल बेकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अगर भविष्य में कोई नया एलिमेंट खोजा गया तो उसे किस पीरियड में रखेंगे? 7वें में। एग्जाम्पल दिखाती हूं, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये जो ना निहोनियम, फ्लेरियम, मॉस्कोवियम, लिवर्मोनियम, टेनेसाइन, ऑग्नेंसन, ये नए एलिमेंट हैं ये। और देखो इनको कहां ऐड कर रखा है? 7वें पीरियड में। तो इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, बिकॉज अगर फ्यूचर में किसी भी एलिमेंट की खोज हुई तो नया एलिमेंट किस पीरियड में? इसी 7वें में जोड़ दिया जाएगा। अब पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या पूछ रहे तो नहीं भूलोगे। पहले में हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरा कहां से शुरू हो रहा है? लिथियम से शुरू हो रहा है, नियोन पे खत्म हो रहा है। चलो ऐसे भी लिख लो इनके आगे ना, जैसे ये भी लिख लो, नोट्स बनाओगे ना एकदम सुंदर सुंदर। पहले का तो लिख लिया हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरा देखो, दूसरा कहां से स्टार्ट होता है? सोडियम से। दूसरा सोडियम से स्टार्ट होता है ना, सॉरी लिथियम से, सोडियम से तीसरा होता है। कहां से आप बताओगे? लिथियम से स्टार्ट होता है एंड लिथियम से स्टार्ट होकर किस पे खत्म होता है? नियोन पे, Ne, नियोन। अब अगर सिंबल नहीं याद है तो फिर कैसे लिख पाओगे? तीसरा सोडियम से स्टार्ट होता है, आर्गन पे खत्म होता है। तीसरा सोडियम से स्टार्ट होता है, आर्गन, Ar, आर्गन पे खत्म होता है। चौथा पोटेशियम से स्टार्ट होगा, आर्गन तो उधर क्रिप्टोन पे खत्म होगा। ठीक है, ऐसे ही पांचवा अगर आप देखोगे तो रुबीडियम से स्टार्ट होगा, जिनोन पे खत्म होगा। रुबीडियम पे स्टार्ट होगा एंड जिनोन का सिंबल Xe होता है। छठा फ्रांसियम से स्टार्ट होगा और जिनोन, रेडोन, इधर रेडोन आएगा, रेडोन पे खत्म होगा, Rn। और लास्ट वाला ये सीजियम से उल्टा लिख दिया मैंने, पहले सीजियम आएगा फिर फ्रांसियम आएगा, क्या हो गया? ये सीजियम से स्टार्ट होगा एंड रेडोन पे खत्म होगा, ये फ्रांसियम से स्टार्ट होगा और ऑर्गेनेंसन पे खत्म होगा। ये लीजिए। हेलो हेलो, ठीक है, तो एक बार याद करो कि कौन सा कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां पे खत्म हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा कहां से स्टार्ट होगा? सब बता दोगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन, पीरियोडिक टेबल में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएंगे कि चौथा पीरियड कहां से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ, पांचवा कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे खत्म हुआ, सातवां तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाद से और ऐड हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे। अब आपको याद क्यों रखना है, ये एक सीक्वेंस याद कर लो इस तरीके से, पहले में 2 8 8, क्योंकि बच्चा काम में आएगा, इसके बिना आगे पीरियड टेबल पढ़ नहीं पाओगे, याद रखिएगा। 2 8 8 18 18 एंड 32 32, बस ये एक सीक्वेंस अगर जिसको याद होगी ना, उसको एटॉमिक नंबर जैसे मैं निकालना सिखाऊंगी, उसे बहुत आसान भाषा में उसे याद हो जाएंगे। मैं जिस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर निकालना सिखाऊंगी, आप बहुत ही आसान भाषा में फिर उसे आप सारे के सारे एटॉमिक नंबर याद कर लोगे। इसको एक बार फिर से 1 मिनट में याद करो, क्योंकि आगे यही आएगा। जब मैं पूछूंगी ना तीसरे से चौथे में जा रही हूं तो बताओ कितने ऐड करूं, तो आपको पता होना चाहिए तीसरे से चौथे में जा रहे हो, समझ रहे हो? आगे मैं पूछूंगी दूसरे से तीसरे में जा रही हूं, कितने प्लस करूं, तो आप बताओगे इतने। चले फिर आगे। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूं, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ पीरियोडिक टेबल का, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक एक ब्लॉक, ठीक है? और जब मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखवाऊंगी ना, तभी उनको ट्रांजिशन और इंटरनल ट्रांजिशन का मीनिंग बताऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, उसे छोड़ दो। अभी देखो एक बार बताती हूँ यहां तक मैंने क्या पढ़ा लिया, एक बार बताती हूँ यहां तक क्या पढ़ा लिया। ये है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये है आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक, ये है आपका एफ ब्लॉक।
किसी को भी कहीं दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसी के नीचे ये छठे पीरियड के हैं, ये सातवें पीरियड के हैं। कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के हैं। ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 कौन से में? डी ब्लॉक में। 13 से लेकर 18 तक कौन से ब्लॉक में? आप बताओगे, आते हैं आपके पी ब्लॉक में, ठीक है। और डी ब्लॉक के 28 मेंबर एफ ब्लॉक में जाते हैं। इतनी बात मैंने आपको पढ़ा दी, शायद आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इतना समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले एस ब्लॉक को, देन पी ब्लॉक को। एस और पी तो घोट घोट के पी जाना है आपको, क्योंकि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एस और पी ब्लॉक से ही क्वेश्चन के आंसर पूछे, मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। फिर थोड़े बहुत डी से आ जाते हैं क्वेश्चन, थोड़े बहुत एफ से आ जाते हैं। डी और एफ से आते हैं वो बड़े फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से होते हैं डी और एफ में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि एस और पी ब्लॉक को घोट घोट के पीना है हमें। अब किस तरीके से पीना है वो मैं अपने आप पिला दूंगी, ठीक है। अब लिखो सबसे पहले एस ब्लॉक, बड़ी सी हेडिंग दो, एस ब्लॉक, और जल्दी से कमेंट करो कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप पढ़ेंगे। मैम 2 ग्रुप पढ़ेंगे। कौन कौन से? ग्रुप नंबर 1, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1st एंड 2nd, ऐसा लिख लो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब सुनो, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 1। पहला क्वेश्चन, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु कहा जाता है। अब बात आती है क्षारीय धातु। अब जानते हैं एक होता है एसिडिक नेचर, एक होता है बेसिक नेचर। अगर किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 0 to 7 है तो वो अम्लीय प्रकृति का है, वो एसिडिक नेचर का है। अगर 7 to 14 के बीच में है वो बेसिक नेचर का है, वो क्षारीय प्रकृति का है। तो बेटा होता क्या है, ये वो धातुएं हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगी तो इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो किस नेचर का बनेगा? बेसिक नेचर का बनेगा। इसका मतलब वो किस पीएच वैल्यू के बीच का बनेगा? यहां वाली। जैसे इसमें सोडियम है, आप जानते हैं, है ना, इसमें ये रहा सोडियम ग्रुप नंबर 1। तो सोडियम की जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई, किसके साथ? ऑक्सीजन वगैरह के साथ, या आपने OH के साथ करवाई तो NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच वैल्यू 14 होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। ऐसे देख लो, पोटेशियम है, KOH है, इसका पीएच वैल्यू अप्रोक्स 12 के लमसम होता है। मैग्नीशियम यहां आएगा, इनको एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं क्योंकि अर्थ में होती है। बाकी ये भी, इनका भी ऑक्साइड क्या होता है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि जब ये ऑक्साइड बनाएंगे, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, OH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। इसलिए इन्हें बोलते हैं एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन तो हमेशा अपवाद ही है, उसकी तो बात ही छोड़ दो तुम। ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल्स। इनका नाम पड़ता है एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मतलब इनका भी क्या होगा? ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा? आप बताओगे बेसिक नेचर का होगा, लेकिन ये अर्थ में प्रेजेंट होती है। अर्थ मतलब सोइल में, मिट्टी में पाई जाती है। एल्कली सोइल मेटल्स या एल्कली अर्थ मेटल्स इन्हें बोलते हैं क्योंकि ये मिट्टी में पाई जाती है। आप देख लो, चाहे जो आप देख रहे हो ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये सारे किसके अंदर होती है? मोस्ट ऑफ द क्या होती है? सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है, मिनरल्स की फॉर्म में। क्लियर है? तो आपसे पूछेगा किस ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहा जाता है? आप बताओगे ग्रुप नंबर 1। किस ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली अर्थ मेटल्स कहा जाता है? ग्रुप नंबर 2। यह क्वेश्चन बन गया, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स दोनों किस ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। अब कभी कभी ना इन दोनों की जैसे सेपरेट पूछ लेगा, एल्कली मेटल्स की संख्या कितनी है?
और अर्थ अल्कली मेटल्स की संख्या कितनी है, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले ग्रुप नंबर 1 पढ़ते हैं, फिर ग्रुप नंबर 2 पढ़ेंगे। लिखो जरा, इस चीज को हटा दो। ये सबको समझ में आ गई कि मैं तो उम्मीद यही कर रही हूं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, सबको ही मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, ये मेरा मानना है। ठीक है, आप सुनो किस तरीके से ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को याद करोगे। अब जो होशियार बालक हैं साइंस वाले, उनको तो याद होंगे, है ना, लेकिन होशियारी नहीं दिखानी है। ठीक है, सुनो, जब हम ट्रिक ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की सबसे पहले लिख रही हूं मैं ट्रिक, किस ट्रिक से याद करोगे आप? इसके लिए देखो, ट्रिक हर एक टीचर की अलग होती है। मुझे तो जो स्कूल में पढ़ाया था 9th क्लास में टीचर ने ट्रिक से, वही मुझे याद है। अब आपको, आपने कहीं कहीं से किसी ट्रिक से, जिस भी ट्रिक से आप याद करो, बस याद कर लो। ट्रिक मैटर नहीं करती है, आपको समझ में आ रहा है, याद है, वो मैटर करता है। और इसकी ट्रिक तो बड़ी कॉमन सी है, हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, फरियाद हो गया। अब बनाना सीखो। है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, सिंबल लिख रही हूं, फिर फुल फॉर्म भी लिखूंगी। ना से नेट्रियम, नेट्रियम बोले तो सोडियम। की से के पोटेशियम, रब से आरबी रुबीडियम, से सीएस सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। ये लो, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, बाकी आपको जैसे भी याद करना है आप याद कर सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे को सिंबल याद नहीं हो तो वो फुल फॉर्म लिख सकता है। H से बनेगा हाइड्रोजन, लिथियम, Li से बनेगा लिथियम। हमें सबको एक साथ लेकर चलना ना बेटा। Na नेट्रियम, लैटिन भाषा में आप सोच रहे हो सोडियम का तो SO होना चाहिए था बेटा, सिंबल लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं और लैटिन भाषा में सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए, है ना। तो सोडियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, हिंदी में तो सेम नाम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आरबी से रुबीडियम, रुबीडियम, सीएस से सीजियम, CEAS, कुछ ये स्पेलिंग होती होगी। FR से फ्रांसियम। ये हो गए आपके ट्रिक, ये इसके सिंबल, ये इनके नाम। अब जो मेन रोला आता है वो आता है किसके साथ, आप बताओगे बेटा। अब देखो कभी कभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, एल्कली मेटल्स का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, हाइड्रोजन, लास्ट मेंबर कौन सा है, फ्रांसियम। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब सुनो, नहीं इंग्लिश में कोई टफ नहीं है, इंग्लिश में कोई वो नहीं है बेटा इसका कोई हेलिना की रब से फरियाद। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, है ना। चलो अब सुनो, अब बात आती है इनके एटॉमिक नंबर की। जो रोला पैता है वो यहीं पैता है, वाइट से लिखते हैं ना। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक मैम याद नहीं होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ढंग से पढ़ लेना, पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या अपने आप समझ में आ जाएगा। आप सब बताओगे हाइड्रोजन किस पीरियड में आता है, पीरियड नंबर 1 में आता है। लिथियम 2 में आता है, सोडियम 3 में आता है, ये 4th में आता है, ये 5th में आता है, ये 6th में आता है, ये 7th में आता है। अब आप ये भी जानते हैं कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 5वें में 18, छठे में 32, 7वें में 32। अब ये तो याद होने चाहिए यार, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आप कैसे निकाल लेंगे एटॉमिक नंबर। ऐसा कौन सा महानुभव है जिसे ये नहीं पता है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 नंबर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किस पीरियड में है, फर्स्ट वाले में है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट से सेकंड में जाना है। तो फर्स्ट में कितने हैं, 2, तो 1 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3। तो +2 करते ही लिथियम का निकल गया, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। अगला लिथियम से सोडियम का निकालना है। लिथियम 3 नंबर पे है। अब दूसरे से तीसरे में जा रहे हो, दूसरे में कितने हैं, 8, तो 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 11 आ गया। अब 11 से आपको नीचे की तरफ जाना है, तो 11 से तीसरे से चौथे में जाओगे, तो तीसरे से चौथे में जाते हैं तो अगेन कितना प्लस होता है, 8। जिस पीरियड से नीचे की तरफ जा रहे हो तो उसी पीरियड के एलिमेंट प्लस करते जाओ।
जैसे मैं तीसरे से चौथे में गई तो तीसरे में कितने हैं 8, किस में जुड़ेंगे 11 में, 11 में 8 जुड़ेंगे 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब आप जा रहे हो किससे चौथे से पांचवें में, चौथे में कितने हैं 18, 18 में 19 जोड़ोगे 37 आएगा। तो रुबीडियम कितने नंबर पे होना चाहिए 37। मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है भाई साहब, ठीक है, तो अपने आप प्लस करते जाना। अभी तो छोटा मोटा, आगे बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी गणित बहुत कमजोर है, वहां आप लोग मुझे संभाल लेना, ठीक है। अब रुबीडियम का 37 है, तो आप पांचवें से छठे में जा रहे हैं, तो पांचवें में कितने हैं 18, 18 में 37 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 7 8 55, अकॉर्डिंग टू मी 55। मुझे तो वैसे ही याद है कि सीजियम 55 पे आता है, बाकी आप लोग चेक कर लेना। अब सीजियम से फ्रांसियम पे जाना है, तो 55 में कितने जुड़ेंगे 32 जुड़ेंगे। 55 में 32 जुड़ेंगे तो 50 और 3 80 और 87 ही है ना, ठीक है 87। तो फ्रांसियम 87 ही है ना भाई साहब, चेक कर लेना, मैं कह रही हूं मेरी मैथ्स बहुत तगड़ी है। हो गया। अब बताओ एटॉमिक नंबर निकाल लोगे? हाँ, अब बताओ एटॉमिक नंबर निकाल लोगे? कितना आसान है। अब आपसे किसी ने भी पूछ लिया होता, आंख बंद करो, आपसे किसी ने पूछ लिया होता रुबीडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, मैं कह रही हूं आप एक चुटकी में निकाल देते। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए तो रुबीडियम किस पीरियड में है। रुबीडियम आता है बच्चा आपका 5वें पीरियड में, यहां से मिट गया, रुबीडियम आता है 5वें में। तो चौथे, रुबीडियम से ऊपर चौथे में कौन बैठा है, पोटेशियम बैठा है। तो पोटेशियम 19 नंबर पे है, तो 18 जोड़ दोगे, 19 और 18 तो आपका निकल के आ जाएगा। मुझे मालूम है इस तरीके का एटॉमिक नंबर याद करना कोई नहीं सिखाता है, स्पेशली स्कूल में सिखाते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरीके से समझाने लग गए तो फिर वो बोलेंगे पीरियोडिक टेबल पढ़ाने में हमें 20 दिन लगेंगे। और मैंने आपको पहले दिन कहा था कितने दिन लग जाए मैं आपका पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हो गया। अब मैं एक बार फिर से बताती हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, यार उनको भी तो हमें साथ में लेकर चलना है ना। तो बच्चा सुनो, सबसे पहले आपको याद ये करना है 2 8 8 18 18 32 32, ये याद करना है बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, ये सारा जानता है, हर कोई जानता है, ठीक है। और आप देखो एक क्वेश्चन करने को मिनिमम 40 सेकंड तो लगते हैं, आपको ये हेलिना की रब से फरियाद एलिमेंट्स बनाने में मात्र 5 सेकंड लगेंगे। किसी पेज पे रफ काम करोगे वहां पे ऐसे बना लोगे जल्दी से, और अब आपसे सीजियम दिया तो तुरंत निकाल लोगे कि पोटेशियम के नीचे रुबीडियम, रुबीडियम नीचे सीजियम, निकल जाएगा 55, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, 1 से आपको लिथियम का निकालना है। तो हाइड्रोजन के पीरियड में कितने एलिमेंट है 2, जिससे नीचे जा रहे हो, जिससे जा रहे हो उसके एलिमेंट्स प्लस कर दो। तो पहले से दूसरे में गए तो पहले के 2 प्लस होंगे तो 3 आ जाएगा। अब लिथियम से सोडियम जाना है तो 3 में इसी के जोड़ दो 8 तो 11, फिर 11 में 8 जोड़ा 19, फिर 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 18 जोड़ा 55, 55 में 32 जोड़े 87, खत्म। समझा दिया एक बार और, जिसका डाउट था जो बच्चे कह रहे हैं एक बार बता दो, बता दिए बेटा एक बार और। अब मुझे उम्मीद है कि आप एक बार और नहीं पूछोगे, ठीक है। चलो अब ये हो गए ग्रुप नंबर 1 के एल्कली मेटल्स। इन सब का ऑक्साइड कैसा होगा, इन सब का ऑक्साइड होगा बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा, क्षारीय प्रकृति का होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें से बहुत सारों के बारे में आपको बातें जाननी है, क्योंकि एग्जाम में आती है, तभी तो डिटेल में पढ़ना, इतना सा पढ़ना थोड़ा ना ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, है ना। चलो लिखो सबसे पहला हाइड्रोजन के बारे में, और मुझे हाइड्रोजन के बारे में जितनी बातें जानते हो सब बताओ, लाइन से लिख के बताओ। चलो बताओ, 50-60 तो मैं ही बता दूंगी हाइड्रोजन के बारे में, लेकिन इतनी जाननी नहीं है आपको, आपको जो एग्जाम में आती है। अरे कुछ भी बोलो यार, बोलो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, यही बोल दो। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, आवारा एलिमेंट बोलते हैं। ये तो मैम से ही सुन लिया, तो मैम को ही वापस जोड़ दो ना। हाँ जी, आवारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ जी, मैं भी देखूं आप लोगों को इंग्लिश कैसी होती है। हाँ, हाइड्रोजन को हम बोलते हैं आवारा तत्व। ये आवारा है, मतलब आवारा हूं मैं, आवारा मतलब जो यहां वहां घूमता रहता है। बिकॉज हाइड्रोजन कभी कभी ग्रुप नंबर 1 में रहने की तरह काम करता है, और कभी कभी ग्रुप नंबर 17 में, इन दोनों की भांति काम करता है। तो आज तक हाइड्रोजन एलिमेंट का
हाइड्रोजन एलिमेंट का जगह डिसाइड नहीं है पीरियोडिक टेबल में, रखने को आपने यहां रख दिया मोजले जी या आपके मेंडलीव जी ने, लेकिन ये एक्सेप्शन है, आज तक इसका कोई जगह नहीं है, फिक्स जगह नहीं है, आवारा है। ठीक है, इसे नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में आवारा तत्व बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है आप बताओगे। पढ़ा चुके हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, और यही बताया था हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा हो। ठीक है, ये सिर्फ किसके केस में पॉसिबल है ये इक्वेशन, ये सिर्फ किसके केस में है आप बताओगे, हाइड्रोजन। बाकी एटॉमिक मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू एटॉमिक नंबर, परमाणु भार हमेशा परमाणु द्रव्यमान से बड़ा होता है। पॉसिबल ये केस दोनों ही हैं, लेकिन ये तो हमेशा है, और ये किसके केस में, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में। एक कह रहे रोमियो कहते हैं इंग्लिश में, लोफर कहते हैं अच्छा बेटा तुम लोगों ने अपने मन से ही नाम दे दिया है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास फॉर द हाइड्रोजन केस। अगला, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो नेक्स्ट बेटा जो हाइड्रोजन होता है आप बताओगे उसे हम मेटल मानते हैं या नॉन मेटल। तो लास्ट क्लास में बताया था हम हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं, हाइड्रोजन को हम अधातु मानते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया था हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब आप बताओगे हाइड्रोजन के, ये इजी पढ़ा रही हूं, फिर थोड़ा सा टफ पे चलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप कौन कौन से हैं, 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। इसका नाम क्या रखा था, प्रोटियम। इसका नाम क्या रखा था, ड्यूटीरियम। ये पढ़ाएंगे आपको ड्यूटीरियम कैसे बना, हैवी वाटर कैसे बना, सब बताएंगे। ठीक है, 1H3 ट्रीटियम, ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये हाइड्रोजन के हैं 3 आइसोटॉप्स। अब इसमें इन तीनों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या तो मैंने बता दी थी, शायद आपने नोट भी कर ली थी, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आओ, जब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ये गैसीय स्टेट में पाया जाता है, और उस गैस को कहते हैं हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को हम सबसे हल्की गैस मानते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि लाइटेस्ट गैस का नाम बताओ, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस आप बताओगे हाइड्रोजन होती है। सबसे हल्की गैस हम किसे मानते हैं, हाइड्रोजन गैस को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इससे हल्का क्या होगा, एटॉमिक मास भी 1 है, तो सबसे हल्का हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट आप बताओगे हाइड्रोजन गैस जो है उसको हम एज ए फ्यूल काम में ले सकते हैं, ईंधन के रूप में, और हाइड्रोजन गैस को माना जाता है बेस्ट फ्यूल, सबसे अच्छा ईंधन इसे माना जाता है। सबसे अच्छा ईंधन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छा ईंधन या बेस्ट फ्यूल किसे माना जाता है, आप बताओगे हाइड्रोजन गैस को। अब एक बात बताओ, आपके दिमाग में बेस्ट फ्यूल का मतलब क्या क्राइटेरिया है, अब किसे बेस्ट फ्यूल मानोगे, लकड़ी को, पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन को, किसको मानोगे, बेस्ट फ्यूल क्या होना चाहिए। तो बेस्ट फ्यूल का डेफिनेशन सुनो ध्यान से, जिस फ्यूल को जलाने पर जितना ज्यादा हीट और लाइट और एनर्जी बन रहा है और जितना कम पॉल्यूशन कर रहा है वो, वही बेस्ट फ्यूल है। एक लाइन में बोलूं तो जिस फ्यूल का जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है वो उतना ही अच्छा फ्यूल है। जिस ईंधन का जितना ज्यादा उसमें मान है, उसमें मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यू, वो उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, सुनिएगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हिंदी में कहा जाता है इसे ऊष्मीय मान। देखो, 1 ग्राम फ्यूल को आपने क्या किया, बर्न किया, आपने उसे जलाया। ईंधन को तो जलाते ही हो, पेट्रोल, डीजल, कोयला सब कुछ जलाते हो, और क्या करते हो, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर
जितना ज्यादा हीट और लाइट एमिट हुआ उसका उतना ही कैलोरीफिक वैल्यू होता है। 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर जितना भी आपके सामने लाइट एनर्जी बना वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू है, और जिसका जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है उससे उतनी ही ज्यादा हीट निकलती है, लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, और उतना ही कम पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो हमारी नजर में तो हमें हीट ज्यादा चाहिए, लाइट ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए और पोल्यूशन कम चाहिए, तो उसी को हम बेस्ट फ्यूल मानते हैं। तो बेटा सबसे अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन गैस को माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, अप्रोक्स 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल पर ग्राम है, इसलिए इसे बेस्ट फ्यूल माना जाता है, और इसीलिए इसे फ्यूचर फ्यूल भी माना जाता है। इसे भविष्य का ईंधन, एक फ्यूचर में ऐसा समय आएगा सारी कंट्रीज में पेट्रोल डीजल सब कुछ बैन हो चुका होगा, सिर्फ हाइड्रोजन गैस से साधन चलेंगे। अभी इंडिया में देखा होगा हाइड्रोजन गैस से हमारे यहाँ बसें चलने लग गई, ऑटो चलने लग गए, है ना, और जर्मनी में तो ट्रेन चलने लग गई हाइड्रोजन गैस से। तो कितना अच्छा होगा, पेट्रोल डीजल से, केरोसिन से कितना पॉल्यूशन होता है। तो बेटा याद रखिएगा कि फ्यूचर फ्यूल हम हाइड्रोजन को मानते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भविष्य में आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे कंट्री जो हैं वो सिर्फ कौन सी गैस को एज ए फ्यूल लेंगे, हाइड्रोजन को। आपने शायद करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा लद्दाख में हमारे यहाँ बस का ट्रायल लिया था, हरियाणा में ट्रायल लिया था फ्यूचर से हाइड्रोजन गैस से गाड़ी चलाने का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसे कहा जाता है पोल्यूशन, हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है पोल्यूशन फ्री फ्यूल। पोल्यूशन फ्री फ्यूल, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण रहित, बिना प्रदूषण वाला प्रदूषण रहित ईंधन इसे माना गया है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। होगा भी तो ना के बराबर होगा, इससे ना के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, इसी को कहा जाता है स्मोक फ्री फ्यूल। अगर हाइड्रोजन गैस से आप गाड़ियां वगैरह चलाएंगे तो इससे धुआं नहीं निकलेगा, आपकी गाड़ियों से धुआं वगैरह नहीं निकलेगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आप बताओगे बेटा, आप बताओगे इसे क्या बोलेंगे, स्मोक फ्री फ्यूल या पोल्यूशन फ्री फ्यूल। ये सारे बातें हाइड्रोजन गैस के बारे में लिख दोगे। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस हल्का है तो हर जगह हीलियम क्यों लेकर जाते हैं। बात तो तुम्हारी यार फैक्ट है यार। हाँ सुरेंद्र जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछते हो यार। देखो सुरेंद्र जी का क्वेश्चन है, अगर हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो हर जगह हीलियम क्यों लेकर जाते हो। हीलियम इज ए नॉन रिएक्टिव गैस, हाइड्रोजन इज ए रिएक्टिव गैस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और आग लगा देगा, आग लगा देगा। अब आग लगवानी है तो ले जाओ हाइड्रोजन को, हम कहाँ मना कर रहे हैं, ले जाओ। हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव होता है उल्लुओं, हाइड्रोजन इज एक्सप्लोजिव एलिमेंट, विस्फोटक पदार्थ है। ले जाकर आग लगानी है क्या, आग लगानी है तो ले जाओ। इसलिए हम हाइड्रोजन को नहीं ले जाते हैं, जहां आग लगानी है वहीं हाइड्रोजन को लेके जाइएगा, अदरवाइज किसको लेकर जाना है, हीलियम को। ठीक है, एक कह रहे लगानी है आग, अच्छा पेपर में लगानी है। मैम हम उल्लू नहीं है, अरे उल्लू क्या, मैं कोई मतलब तुम्हारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के उल्लू बोल रही हूँ क्या, बताओ। हमारे टीचर गधा गधी पता नहीं क्या क्या बोलते थे स्कूल में, पता है, और तुम लोग देखो। ठीक है, हो गया सुरेंद्र जी, जवाब मिल गया होगा आपको। अब चलो जब अगली बात हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी है कि हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर भी एक है, एटॉमिक मास भी एक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब इसमें प्रोटॉन की संख्या एक है तो न्यूट्रॉन तो है ही नहीं ना, तभी तो उसका एटॉमिक मास एक है। तो हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इसलिए इसके नाभिक को, इसके न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूक्लियस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखो ना न्यूक्लियस में क्या होता है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसमें प्रोटॉन तो एक है, न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसे लोग कंसीडर करते ही नहीं है और इसके न्यूक्लियस को प्रोटॉन न्यूक्लियस कहा जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया ना कि किसके एटम को किसके नाभिक को प्रोटॉन नाभिक कहा जाता है, फिर सोचो कि भाई प्रोटॉन तो सब में ही होते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैडम ने पढ़ाया नहीं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब इतना सा है कि बेटा हाइड्रोजन गैस H2 होती है और जब वाटर वेपर पूछ रहे हैं उसके साथ दूसरी गैस मिक्स होती है। ठीक है, समझ रहे हो? वाटर वेपर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? उमेश ने पूछा था। उमेश, हो गया डाउट क्लियर? ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस हमने किसको बोला? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, बिकॉज इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसके अलावा किसी के लिए केस अप्लाई नहीं होगा, सब में न्यूट्रॉन है, तो आप कभी प्रोटॉन को बोल दो, वो खत्म हो जाएगी बातें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में अगली बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात कर ली। अब मैं ये सोच रही हूं, ये अगेन वापस आएगा, नॉन मेटल्स करवाऊंगी तब हाइड्रोजन, तब वहां पर आपको हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारी चीजें, पानी वगैरह से रिएक्शन और ड्यूटेरियम ऑक्साइड वापस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा खींचेंगे ना इस चीज को तो बेटा फिर पीरियोडिक टेबल इतना लंबा हो जाएगा। ये वापस आएगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल ना, चैप्टर तो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, तो पीछा थोड़ी छोड़ेगा। वहां हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी कि हैवी वाटर कैसे बनता है, हैवी वाटर को हैवी वाटर क्यों बोला, नॉर्मल पानी को नॉर्मल पानी क्यों बोला, वहां पर सारी चीजें पढ़ाऊंगी। तो अभी हम अगर इसको टाइम दे दिए तो 2 घंटा इस पे लगा दिए, तो बाकी के कब पढ़ेंगे? फिर इस हिसाब से तो पीरियड टेबल 20 दिन में भी खत्म नहीं होगी, इसलिए इसको छोड़ देते। कुछ कुछ जो मेन पॉइंट थे ना उनको उठा लेते हैं, ताकि आगे अगर समझो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हाइड्रोजन के मेन पॉइंट आपने लिख लिए, अब आइए लिथियम पे। चलो अब दूसरा लिखोगे लिथियम, Li, लिथियम। लिथियम, अब लिथियम के बारे में कौन महानुभाव मुझे कोई 2 पॉइंट बताएगा? चलो लिथियम के बारे में कोई 2 पॉइंट बताओ, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन हैं, दोनों एग्जाम में आते हैं बेटा, जल्दी बताओ। संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है? बताएंगे बताएंगे, सन पे भी हाइड्रोजन हीलियम है, मुझे मालूम है, मैंने छोड़ी है चीजें, मैंने चीजें छोड़ी हैं ताकि आगे पढ़ाया जाएगा। ओह शिट, टाइम हो गया क्लास का। मैंने पूछा लिथियम के बारे में कोई 2 पॉइंट बताओ, एक पता नहीं कौन महानुभाव वो कह रहे हैं एटॉमिक नंबर 3, मैं चांटा मारूंगी। एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये कोई बात बताने वाली नहीं होती है। एटॉमिक नंबर 3 है, वो हम पढ़ चुके हैं कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 ही आएंगे। ज्यादा मेरे से शानपंती नहीं, मेरे से पढ़ के मुझे ही नहीं बनाने का। ठीक है, लिथियम को कहा जाता है लाइटेस्ट मेटल। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि बेटा इसका एटॉमिक नंबर 3 है। सबसे हल्की धातु कैसे? सुनो, इससे पहले हाइड्रोजन आया तो वो तो एक नॉन मेटल है, फिर हीलियम आया तो हीलियम तो गैस की स्टेट में है, गैस है, तो पहला ही तो मेटल आया पीरियोडिक टेबल का 3 नंबर पर, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, बाकी सब मेटल में, इसलिए सबसे हल्की धातु बन गई। इसलिए सबसे हल्की धातु बन गई और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कहां काम आती है? लिथियम बैटरीज में। लिथियम मेटल बैटरी में काम आती है, बैटरी बनाने में। आपने देखा होगा बैटरी बनाने में लिथियम के इलेक्ट्रोड वगैरह बनाए जाते हैं, लिथियम धातु के इलेक्ट्रोड वगैरह बनाए जाते हैं बैटरी में। सबसे हल्की है और बैटरीज बनाने में काम में आती है। अब अगला हम कल से पढ़ेंगे 3 नंबर से, 3 नंबर से कल से पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना बहुत है, सुन लीजिए, आज के लिए इतना बहुत है। अब कल पढ़ेंगे, एक दिन में सारा पढ़ लोगे, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। अब मेरा एक पॉइंट सुनो, महासंगम बैच 3 में रात में मेरी क्लास है, महासंगम बैच 3 में क्लास है, और साइंस 15 नहीं, साइंस 15 में तो हाँ 16 में होगी ना, साइंस 15 में। बच्चा तुम लोग सुनो, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें विटामिन करवाया था, आज मैं ना एक वीडियो अपलोड करवाऊंगी। विटामिन खत्म हो गया था, साइंस 16 वालों के लिए नहीं है ये चीज, विटामिन खत्म हो चुका था लास्ट क्लास में, तो आपको आज मैं एक मिनरल्स की वीडियो अपलोड करवा रही हूँ।
वो वही बच्चे पढ़े जो बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बच्चा आरएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या कोई बच्चा एनडीए सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बाकी बच्चे उसे स्किप कर सकते हैं, बाकी बच्चे उसे स्किप कर सकते हैं। तो 8 बजे मेरी कोई लाइव क्लास नहीं होगी, मैं उसमें एक मिनरल्स की वीडियो डलवाऊंगी, क्योंकि वो रट्टे लगाने वाली चीजें, उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि किस मिनरल से क्या काम होगा, किसका कितना क्वांटिटी है। ये उन बच्चों के लिए डलवा रही हूँ कोई बीपीएससी आरएस एनडीए सीडीएस वगैरह के एग्जाम में कुछ आए जाए क्वेश्चन, कभी कभार कोई पूछ ले किसके लिए। लेकिन अगर आप एसएससी वगैरह हैं, सीजीएल वगैरह, रेलवे वाले बच्चे, आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन इनसे नहीं बनता है, इसलिए मैं उन लोगों के लिए डलवा रही हूं ये। ठीक है, क्लास में इस क्या कह रहे हैं बेटा, क्लास में कह तो रही हूं, इसको जब पढ़ लेंगे तब अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करूंगी। ये इसलिए डलवा रही हूं कुछ बच्चे पढ़ लें, और इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, समझाने वाला होगा तो मैं समझाऊंगी, और फिर मैं आपका कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी आपका होगा वो मैं आपको डलवाऊंगी कल। हाँ जी, ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए और खुश रहिए। कल हम, मुझे लगता है, एस ब्लॉक खत्म करके पी ब्लॉक के 2-3 ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे, देखना आप।